हेलो एवरीवन। सो बेटा, आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक चल रहा है। हमने लास्ट क्लास में जो किया था ओम्स लॉ किया था ना। ओम्स लॉ में हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। फिर वहाँ पे एक टर्म आई थी रेजिस्टेंस, जिसको हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया था हम लोगों ने, ओके। तो उसके बाद लास्ट में एक मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ कई जगह पे फेल भी होता है, जैसे इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स, है ना। गैलियम आर्सेनाइड का एक आपको ग्राफ बना के दिखाया था, वो ग्राफ ध्यान में रखना है बेटा। एनसीईआरटी में वो ग्राफ बना हुआ है, तो आपको बोर्ड के एग्जाम में वो क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है कि ड्रॉ वीआई कैरेक्टर स्केच फॉर गैलियम आर्सेनाइड। तो ध्यान रखना है इस चीज का। एनसीईआरटी को बहुत बारीकी से पढ़ना है बेटा। एनसीईआरटी में से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं, भले ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, ट्रिकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके एनसीईआरटी में से ही निकलते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट से बात करता हूँ हमेशा मैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर एक लाइन को अच्छे से ध्यान से समझना है, क्या लिखा हुआ है, क्या समझाना चाहते हैं, उसमें से कोई भी चीज स्किप नहीं करनी। और एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला, ना आपके एडवांस के या मेंस के पेपर में, या फिर आपका जो भी ये जो बोर्ड के किसी भी स्टेट का बोर्ड एग्जाम होता है उसमें, ठीक है। जहाँ सीबीएसई की बात कर ले, ठीक है। और एनसीईआरटी एक मतलब बुक है जिसको सब फॉलो करते हैं बेटा ऑल ओवर इंडिया। तो एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना है हर एक टॉपिक के लिए, ओके। तो अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा। कल हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होती है, फिर उसके बारे में हमने पढ़ा था कि फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस में मैंने आपको एक बताया था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और हमने एक फॉर्मूला लिखा था R इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। कुछ ये याद होगा आपको, टी माइनस टी नॉट भी लिख सकते हो। टी नॉट की वैल्यू आपने 0 डालनी है, मैंने आपको बताया हुआ था। आर नॉट का मतलब रेजिस्टेंस है, टी नॉट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे है, आर का मतलब रेजिस्टेंस है T डिग्री सेल्सियस। तो देखो बेटा, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, फॉर कंडक्टर्स और कंडक्टर्स अल्फा की वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। अल्फा पॉजिटिव है, ये प्लस रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, तो रेजिस्टेंस भी हमारी क्या है बेटा, इंक्रीज होने वाली है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी क्या होती है बेटा, रेजिस्टेंस भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहां पे अब जो मैं करवाने वाला हूं आपको बेटा, दैट इज सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स की बात करेंगे बेटा। तो देखो बेटा क्या होता है, जब आपको पता है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कुछ इस तरह से कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज करे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब है अगर मैं किसी भी रेजिस्टर को यूज कर रहा हूं कहीं पे और मैं उसको अगर कूल करता जाऊं, ठीक है, मैं उसके आसपास कुछ ऐसे कंडीशंस क्रिएट कर दिए जिसका उसका टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर से कम रहे, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस नॉर्मल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं टेम्परेचर को कम करता जाऊंगा तो बेटा एक टेम्परेचर ऐसा भी आ जाएगा जिसके ऊपर उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, है ना। तो अब हम उसी चीज की बात करते हैं, ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस किसी टेम्परेचर के ऊपर जाके 0 हो जाए, उस कंडक्टर्स को क्या बोल देते हैं, सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स आर बेसिकली दोज कंडक्टर्स whose resistance is 0, जिनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस हम 0 कर सके बाय डिक्रीजिंग देयर टेम्परेचर, दोज कंडक्टर्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। क्लियर है बेटा। तो सुपर कंडक्टर्स क्या है बेटा, जब कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस 0 होगी उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। दोज कंडक्टर्स whose रेजिस्टेंस R is equals to 0। तो रेजिस्टेंस 0 कैसे होगी बेटा, उनका टेम्परेचर डिक्रीज करके, ठीक है। टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या है बेटा, किसी टेम्परेचर पे जाके उनकी रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी, उन्हें क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर्स। मेनली क्या होता है बेटा, जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं उनके लिए बोला जाता है, जो नॉर्मल मेटल्स होंगे उनके लिए बोला जाता है कि जब 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव होगा तब उनकी रेजिस्टेंस 0 होगी, है ना। बट कुछ
मेटल्स ऐसे ही हैं सुपर कंडक्टर्स जिनकी टेम्परेचर मतलब कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जाके उनकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, उनके लिए 0 केल्विन नहीं अटेन करना होता है, ठीक है। बट उतना कम टेम्परेचर अटेन करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए बेटा सुपर कंडक्टर्स बनाना भी मुश्किल है हमारे लिए। अगर बेटा आपके सुपर कंडक्टर्स मतलब नॉर्मल कंडक्टर्स आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाए तो आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एनर्जी लॉस की। बेसिकली जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या है बेटा, कंप्यूटर ले लो, मोबाइल ले लो, इनमें सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। तो जब सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, ऑल्दो दे आर यूजिंग बेस्ट कंडक्टर, है ना, बट उन बेस्ट कंडक्टर्स में क्या होता है बेटा, कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही होगा, और वो हीट की फॉर्म में मिलेगा, और लॉस भी हो रहा है, सिग्नल में डिले भी होगा, नेचुरल सी बात है, ओके। और आपका फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी है वो हीट अप भी होगा। बट अगर हम कुछ ऐसे सुपर कंडक्टर्स बना लें जो रूम टेम्परेचर, ऐसे कंडक्टर्स हो हमारे पास जो रूम टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करें, तो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उन्हें यूज करेंगे। उन्हें यूज करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस जीरो होगी। अगर रेजिस्टेंस जीरो होगी, सिग्नल में कोई लॉस नहीं होगा, आपका गैजेट हीट अप भी नहीं होगा, आपके बहुत ज्यादा इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, आपके डिवाइसेस की स्पीड पहले से भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस फिनोमिना को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टर की या कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस को जीरो करना बाय डिक्रीजिंग देयर टेम्परेचर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, ओके। तो बेटा सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। और अब अगर मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं, इस ग्राफ में मैं आपको रेजिस्टिविटी का ग्राफ, रेजिस्टिविटी मतलब रो का ग्राफ, ठीक है, टेम्परेचर के साथ बना के दिखाता हूं। नॉर्मली मेटल्स के लिए कुछ ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, मतलब ये नॉर्मल मेटल्स के लिए मैंने बनाया बेटा, ठीक है। और जो होते हैं सुपर कंडक्टर्स, मैंने अभी बता दिया है सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर जीरो हो जाए। रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब उनकी रेजिस्टिविटी रो जीरो हो जाए, ठीक है। तो इनका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर, इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जाके हमारी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस टेम्परेचर के ऊपर जाके हमारी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सुपर कंडक्टर्स के लिए। ये ग्राफ बेटा, ओके, दिस इज फॉर सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जीरो हो जाती है, ओके, रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है उनकी, और उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं बेटा। ये टेम्परेचर, जैसे अगर मरकरी की बात करें तो डाटा गिवन होता है बुक्स में, मरकरी के लिए 4.2 केल्विन के करीब ये जो होता है टेम्परेचर, उसके ऊपर जाके ये मरकरी जो है ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करती है ना। तो इतने लो टेम्परेचर 4.2 केल्विन के ऊपर जाके, तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि इतना लो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है बेटा। अप्रोक्सीमेटली 0 केल्विन ही हो गया ना, 4.2 केल्विन या 0 केल्विन के आसपास ही हो गया मरकरी के लिए। तो इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल है, मेंटेन छोड़ो बेटा, अचीव करना भी मुश्किल है इतना लो टेम्परेचर, ओके। तो बात वही है बेटा कि ये सुपर कंडक्टिविटी अभी के लिए हमारे लिए एक तरह से हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। बट हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉसिबल है, पॉसिबल है बेटा, कंसेप्ट्स के बेसिस पे अगर बात करें, ठीक है। तो आप सुपर कंडक्टर्स बना सकते हो, और जिस दिन सुपर कंडक्टर्स बन गए हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है बेटा, ये जितने आज तेज चल रहे हैं इससे ज्यादा तेज चलने लग जाएंगे, क्योंकि हम फिर इनमें बेस्ट कंडक्टर्स नहीं यूज करेंगे, हम इनमें क्या यूज करेंगे, सुपर कंडक्टर्स यूज करेंगे फॉर कंडक्टिंग सिग्नल्स, ठीक है बेटा। तो सुपर कंडक्टर्स है, ये वही है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ही निकाला है। टेम्परेचर डिपेंडेंस से क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस वेरी कर रही थी टेम्परेचर के साथ। कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, तो टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम भी होगा। तो अगर मैं टेम्परेचर कम करता जाऊं बेटा, तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस जीरो कर दूं, है ना, जैसे ये मैंने बताया हुआ आपको। तो एक टेम्परेचर पे आके कंडक्टेंस रेजिस्टेंस क्या होगी, जीरो हो गई है। तो ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। और इस फिनोमिना को, जिसमें हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करके कंडक्टर्स को सुपर कंडक्टर में बना लेते हैं, उन्हें उसे बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, ओके।
सिमिलर। तो ये थी बेटा रेजिस्टेंस की बात विद टेम्परेचर, जिसमें हमारा रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा था, और मैंने आपको बताया था कंडक्टर्स के लिए होता है। और अगर मैं बात करूं बेटा सेमीकंडक्टर्स, अब अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बेटा टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका अल्फा एक तरह से क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। अल्फा नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पे -1 माइनस हो जाएगा समथिंग, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सेमीकंडक्टर्स में बेटा अलग फिनोमिना रहता है, जिन्होंने पिछला क्लास में पहले सुना होगा उनमें मैंने बताया भी था कि कंडक्टर्स में, नॉर्मल कंडक्टर्स में क्या होता है, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पे n की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कंडक्टर्स में, बट जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन बढ़ जाती है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, जिस वजह से रेजिस्टेंस बढ़ती है। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ने से बेटा कोलिजन तो बाद में होगा, पहले क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं वहां पे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस इजी हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो वहां पे कौन सा फैक्टर ओवरकम कर लेता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्ट्रक्चर। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वहां पे बेटा सबसे पहले क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और उस वजह से कंडक्टेंस इजी हो जाती है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज हो जाती है सेमीकंडक्टर्स में। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग 9th यूनिट में से। ओके, बट फॉर द टाइम में ध्यान रखिए इस चीज को, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम थर्मिस्टर्स बना सकते हैं बेटा। तो थर्मिस्टर्स क्या होते हैं बेटा, देखो, तो थर्मिस्टर्स ये बेटा सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं, बेसिकली ऑक्साइड ऑफ मेटल से बनते हैं, ऑक्साइड ऑफ निकल हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया है, तो इनसे बनते हैं थर्मिस्टर्स। ठीक है, ये थर्मिस्टर्स क्या होते हैं बेटा, एक तरह के थर्मोमीटर ही होते हैं ये। अब आपको पता है थर्मोमीटर्स क्या होते हैं बेटा, थर्मोमीटर्स टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो बेटा जिस चीज का आपने टेम्परेचर मेजर करना है, थर्मिस्टर्स को उनमें डिप कर दिया जाता है, तो उनका टेम्परेचर बेटा जैसे जैसे बढ़ेगा तो उन इस थर्मिस्टर में सेमीकंडक्टर्स होंगे, सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये अच्छा कंडक्ट करने लग जाएंगे, सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगा, उस करंट को मेजर करके हम लोग टेम्परेचर निकाल सकते हैं वहां पे। ठीक है ना बेटा, तो वो चलो बाद की बात है, जस्ट फॉर द टाइमिंग आपने थर्मिस्टर्स का ध्यान रखना है क्या है। तो बेसिकली थर्मिस्टर्स बेटा ऑक्साइड ऑफ मेटल से बनाए जाते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे लिए, ठीक है, जो कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे लिए, और इनका सेमीकंडक्टर्स का जो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब ये अच्छा करंट को कंडक्ट करने लग जाएंगे। तो जिस भी चीज का टेम्परेचर मेजर करना है इन्हें उसमें डिप कर दिया जाता है, तो इनका वो ऑब्वियसली होता है, अगर उसका टेम्परेचर कुछ है तो जब इन्हें डिप किया जाएगा तो इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा ना, इन मेटल्स का भी, तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज होने से इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और ये सर्किट में कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, सर्किट में आपको करंट मिल जाएगा, और उस करंट का मैग्नीट्यूड मेजर करके आप थर्मोमीटर में से टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हो, वो कैलिब्रेशन की जा सकती है आपकी। ठीक है, वो हायर क्लासेस की बात है, बट फॉर द टाइमिंग आप थर्मिस्टर्स को ध्यान में रखिए। ओके, तो आज बेटा अब तक हमने सुपर कंडक्टर्स की स्टडी की है, फिर हमने थर्मिस्टर्स के बारे में बात की। ओके, तो देखो बेटा वैसे अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स कल भी मैंने बताया था, कोई भी चीज जो करंट को अपोज करती है उसे क्या बोल सकते हो आप, रेजिस्टर बोल सकते हो ना। इवन सिल्वर कॉपर वायर को भी आप रेजिस्टर बोल सकते हो। ठीक है, बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट होता है, वो भी रेजिस्टर होता है एक तरह से, है ना, तभी तो बल्ब बिजली कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है कि नहीं करता हमारी। ओके, तो अब रेजिस्टर्स बेटा जो होते हैं नॉर्मली तो मैंने आपको बताई गई ये रेजिस्टर्स होते हैं, बट अगर हम डिवाइसेस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, उनमें रेजिस्टर्स यूज होते हैं। तो अब वहां पे ऐसा तो है नहीं बेटा कि वायर्स लगानी स्टार्ट कर देंगे, तो वहां पे देखो बेटा अगर मुझे एक वायर लगानी पड़ जाएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज बन जाएगी, और डिजाइन भी बहुत बड़ा बन जाएगा, स्मॉल साइज नहीं रहेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारे पास इतना कुछ नहीं हो, इतनी स्पेस नहीं होती, हमें उसे क्या करना होता है बेटा, स्मॉल रखना होता है। तो बेटा रेजिस्टर्स, अब हम लोग फिर क्या करते हैं बेटा, उनकी जगह पे क्या करते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, आप मार्केट में भी जब रेजिस्टर लेने जाओगे ना, तो आपको बेटा ऐसे नहीं वायर्स मिल जाएंगे, कोई वो बोलेंगे 1 मीटर वायर ले जाओ, 2 मीटर वायर इस मेटल की ले जाओ,
ठीक है, वहां पे आपको स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो उन स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स की कलर कोडिंग होती है, कलर कोडिंग ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड रेजिस्टर भी बोल सकते हो, कार्बन रेजिस्टर भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टर क्या होता है बेटा, आपने जिन्होंने बेटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अपने मोबाइल का चार्जर वगैरह देखा होगा ओपन करके, ठीक है, खोल के देखा होगा अंदर से, तो उन्हें ये चीज मिली होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का होता है ये। ठीक है, एक से दोनों तरफ वायर्स होती है और यहाँ पे ये सिलेंडर सा बना होता है, बहुत छोटा सा होता है, और इस सिलेंडर के ऊपर ना आपको बेटा 3 लाइंस मिलेंगी और चौथी लाइन थोड़ा सा स्पेस छोड़ के होती है, कईयों में होती है कईयों में नहीं भी होती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 कलरफुल लाइंस मिलेंगी। तो इन कलरफुल लाइन से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इसकी रेजिस्टेंस। तो इसकी रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो बेटा ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, तो ये टॉपिक ऐसे नहीं कि ऐसे मतलब बोले कि यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है और मेंस में भी आ चुका है, लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन। ओके, तो अब हम जो करने वाले हैं कलर कोडिंग ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, मतलब क्या है, जो हम रेजिस्टर्स लेके आते हैं मार्केट से, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होते हैं बेटा, वो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स होते हैं, वो कुछ इस तरह के सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और बेटा उनके दोनों तरफ वायर होती है कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर कलरफुल लाइंस लगी होती है, कईयों में 3 होती है कईयों में 4 होती है। तो ये क्या मतलब है इन कलर्स का। ठीक है, इन कलर से आप कैसे निकाल सकते हो रेजिस्टेंस, तो अब हम वो करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये चार्ट याद रखना पड़ेगा जो हम बनाने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको आइडिया दूंगा कैसे बनाना है चार्ट। देखो सबसे पहले देखो बेटा, आपने कुछ इस तरह से लिखना है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है बेटा, दोबारा से मैं बोल देता हूं, याद कैसे रखना है इसको, याद कैसे रखना है, बी रॉय ऑफ का कुछ नहीं लिखना है, ग्रेट ब्रिटेन हैज, एच का कुछ नहीं लिखना है, वेरी गुड वाइफ। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपने लिख ली। अब नेक्स्ट इसके सामने क्या लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 तक जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की रेज टू पावर 10, 10 इज पर 0, 10 इज पर 1, 10 इज पर 2, 10 इज पर 3, 10 इज पर 4, 10 इज पर 5, 10 इज पर 6, 10 इज पर 7, 10 इज पर 8 एंड 10 इज पर 9। ओके, अब आप बोलोगे सर ये क्या है। ठीक है, तो मैं इसका भी अब आपको क्लियर कर देता हूं। अब इसके साथ आपने याद क्या रखना है, फर्स्ट बी का मतलब है ब्लैक। ठीक है, सेकंड बी का मतलब है बेटा ब्राउन। ठीक है, मैंने कलर कोडिंग की बात की तो नेचुरल सी बात है, इनका कलर आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, ठीक है, जी फॉर ग्रीन, ठीक है, बी फॉर ब्लू, बी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रीन, डब्ल्यू फॉर व्हाइट। ओके, जस्ट ये ग्रे और ग्रीन का मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं बेटा। जी फॉर ग्रे, तो ये मैंने बेटा आपके लिए लिख दिया है, व्हाइट तक लिख लिया है। थोड़ा सा बेटा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ग्रीन पहले आएगा और ग्रे बाद में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रे आएगा, आप लोगों ने बेटा ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे रहता है ब्लैक ब्राउन में, आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ब्लू लिखना है, तो ये चीज का थोड़ा सा जो ये सेम है ना, बी जैसे और एक ए बी, इनका याद रखना है, जैसे ये जी और ये भी जी है ना, तो इनका याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या किया बेटा, पहले याद रखने का तरीका, यहाँ से बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इसे याद कर लीजिए, इससे थोड़ा सा आपको इस चीज का आइडिया लग जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट बी फॉर ब्लैक, सेकंड फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, V for violet, G for grey, W for white। अब इनके सामने बेटा 0 से काउंटिंग स्टार्ट करके 9 तक, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है बेटा 10 रेज़ टू पावर, ये वाले नंबर लिख देने आपने। ओके, अब बेटा इन्हें मल्टीप्लायर भी बोल देते हैं, मल्टीप्लायर।
ठीक है, अभी के लिए सुनते जाइए, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए क्या लिख रहे हैं सर, मैं अभी जब इंप्लीमेंट करूंगा इस चीज को आपको ध्यान आ जाएगा। थर्ड कॉलम में आपने लिखना है टॉलरेंस के बारे में। तो अभी यहाँ पे मैं दो नाम और लिखने वाला हूं बेटा, वो है सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, लास्ट में दो नेम और रखने आपने, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है बेटा, तो अब गोल्ड के लिए क्या है, यहाँ पे गोल्ड के लिए 10⁻⁻1 है और सिल्वर के लिए 10⁻⁻2 है। और टॉलरेंस इन सब कलर्स के लिए टॉलरेंस का कुछ नहीं है, बस गोल्ड के लिए +-5%, सिल्वर के लिए +-10%। और मैंने बोला था फोर्थ लाइन अगर नो कलर हो, लास्ट में है नो कलर, अगर नो कलर है तो टॉलरेंस वहीं पे क्या हो जाएगी बेटा, +-20%, +-20%, +-20% किसके लिए, नो कलर की। तो अभी हमने बेटा ये चार्ट बना लिया। तो जब भी आपने कलर कोडिंग करनी है तो सबसे पहले ये चार्ट बनाना है बेटा। ये चार्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया है कैसे बनाना है, ठीक है, तो आप भी अपनी कॉपीज में बना के रखिए और इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, अब मैं आपको कलर कोडिंग करके दिखाता हूँ। लेट्स से यही रजिस्टर है हमारे पास, और इस रजिस्टर के ऊपर जब आपने ये कलर्स देखे तो जो पहले वाली लाइन थी, लेट्स से ये पहले वाली लाइन ब्लैक थी और दूसरे वाली लाइन ब्लू थी, आपको इसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट ग्रे थी, लेट्स से ये सिल्वर थी। तो अब इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो R विल बी इक्वल टू फर्स्ट दो लाइंस जो है ना बेटा, वो ये वाला नंबर डोनेट करेंगे हमारे, ठीक है, जो पहले कॉलम में नंबर है ये वाला डोनेट करेंगे। तो पहला ब्लैक है, ब्लैक के लिए क्या नंबर है बेटा, 0। दूसरा क्या है, ब्लू, ब्लू के लिए क्या है बेटा, ब्लू के लिए है 6, तो 0 6। और फिर तीसरी लाइन मल्टीप्लायर को, और तीसरी लाइन क्या है बेटा, ग्रे, तो ग्रे के लिए मल्टीप्लायर कौन सा है, ग्रे के लिए है 10⁻8, तो इंटू 10⁻8। और फोर्थ लाइन टॉलरेंस के लिए है बेटा, तो फोर्थ लाइन हमारी सिल्वर है, सिल्वर के लिए क्या है, +-10% O। तो ये हमारी इस रजिस्टर की, इस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस बनेगी। ठीक है, तो कलर कोडिंग ऑफ स्टैंडर्ड रजिस्टर का ये टॉपिक था बेटा। इसमें हमें ये चार्ट ध्यान में रखना है, और हमें क्या है बेटा, पेपर में ऐसे चार्ट ये बना देंगे, रजिस्टर बना देंगे और इसके ऊपर ये कलर लिख देंगे कि कौन कौन सा कलर है इन लाइंस का। आपने इन लाइंस के कलर्स से क्या करना है बेटा, उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको ये चार्ट बनाना आना चाहिए बेटा। इस चार्ट में मैंने आपको ये बता दिए कलर्स कैसे लिख रहे हैं, लास्ट वाले गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, ये याद रखना है आपने बेटा। ठीक है, ये तीनों लास्ट वाले टॉलरेंस में ही काम आते हैं, और मल्टीप्लायर में गोल्ड एंड सिल्वर भी आ जाते हैं, 10⁻⁻1 एंड 10⁻2। ओके बेटा, तो ये था हमारा टॉपिक कलर कोडिंग ऑफ स्टैंडर्ड रजिस्टर और कार्बन रजिस्टर। ठीक है, तो आप जब मार्केट में भी लेने जाओगे ना बेटा, तो आप मार्केट में जब रजिस्टर लोगे तो आप वहां से चेक कर सकते हो कि जो दुकानदार आपको बता रहा है, मार्केट शॉपकीपर जो बोल रहा है कि इतनी रेजिस्टेंस का, क्या वाकई वो उतनी रेजिस्टेंस का है। ठीक है, ये कलर कोडिंग से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई और नहीं चेक कर सकता, आप जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है वही चेक कर सकते हैं, और आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, क्योंकि पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आप। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है बेटा, अब जो मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है कंडक्टेंस। तो बेटा हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, हमने रेजिस्टेंस का मतलब क्या था, रेजिस्टेंस का मतलब था प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टर और मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा, बेसिकली कंडक्टेंस इज कि कितना अच्छा कंडक्ट करेगा। तो कंडक्टेंस क्या है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस को G के साथ डिनोट कर दिया जाता है, G इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/R। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी कंडक्टेंस क्या होगी बेटा, कम, एज इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। और कंडक्टर्स के केस में क्या होगा बेटा, उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, उनकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए कंडक्टेंस G के साथ डोनेट होता है एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, और इसका यूनिट क्या बन जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स को ऐसे उल्टा करके लिखते हैं MH। ठीक है, ओम। ठीक है, एक इसका और यूनिट होता है साइमन। तो ये सारे यूनिट्स आप लिख सकते हो। तो दिस इज कंडक्टेंस बेटा।
अब नेक्स्ट आता है, इसमें भी जैसे वहां पे रेजिस्टिविटी था, इसमें भी आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा से जनरेट होता है एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। बहुत इजी टॉपिक है बेटा, टर्म्स है, इसमें कोई ट्रिकी न्यूमेरिकल अभी नहीं बनेगा, बस सीधी चीजें याद रखनी है, बेसिक्स है ये आपके इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, ध्यान में रखना है, ये आगे वाले चैप्टर्स में भी यूज होते रहेंगे ये टर्म्स। ऐसा ना वहां पे कोई आपसे पूछ ले कंडक्टिविटी, आप बोलो जी आज तो हमने तैयारी नहीं की, है ना। तो ये क्या बेटा, सारे चैप्टर्स मैंने बता रखा है आपको, इंटरलिंक्ड है। अब आप हायर क्लासेस में भी जाओगे तब भी आपको इन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हायर वर्ड्स की बात छोड़ो बेटा, आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अगर बात करोगे तो ऐसी टर्म्स, अगर आप किसी अच्छे बंदे के साथ बात कर रहे हो पढ़े लिखे साथ, ऐसी बातें आपको, ऐसे वर्ड सुनने को मिलेंगे आपको। अगर आप किसी शॉपकीपर के सामने खड़े हो तो वहां पे भी आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसके यूनिट की बात करें बेटा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो बेटा इसका क्या था, रेजिस्टिविटी का क्या था, ओम मीटर था कि नहीं था, इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और यू कैन से मो मीटर इनवर्स, और यू कैन से साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, आपको मालूम ही होगा रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू क्या था, रो एल बाय ए था कि नहीं था बेटा। तो इसका मतलब हमारी कंडक्टिविटी जो कि 1 बाय आर होता है, दैट विल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 बाय रो ए बाय एल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से G इज इक्वल टू क्या आ गया, और 1 बाय रो को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा। तो G इज इक्वल टू आ गया सिग्मा ए बाय। तो कंडक्टिविटी G इज इक्वल टू सिग्मा एरिया ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर है बेटा। यहां से कुछ और चीजें भी बता देता हूं मैं आपको। देखो रो आपने निकाला था, क्या रिजल्ट आया था, एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन बी। अब जिनको ये चीज याद नहीं है प्लीज पिछला लेक्चर रेफर करें। ठीक है, वहां पे हमने ये ड्राइव किया था। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, सॉरी ये एल बाय एल ये नहीं है, तो सिग्मा की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर है बेटा। तो आज हमने जो बात की है वो कंडक्टेंस की बात की है। कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में आप डिटेल में लास्ट लेक्चर में कर चुके हो। ठीक है, फिर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं इसे, आप क्या बोल सकते हैं बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यूनिट्स बन जाएंगे मो इनवर्स, मो मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। ओके, और बेटा देखो रेजिस्टेंस जो था दैट इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए था, लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको। ठीक है, तो जी जो कंडक्टेंस है दैट इज 1 बाय आर, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 1 बाय रो, और एरिया ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ गया, तो ये बन गई जी की वैल्यू। और इस जी की वैल्यू में 1 बाय रो को आप क्या डाल सकते हो, सिग्मा। तो जी कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू आ गया कंडक्टिविटी इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। क्लियर है बेटा। और रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात करें तो ये कल हमने फाइंड आउट किया था, इट इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। यहाँ पे m का मतलब क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का मतलब था नंबर चार्ज डेंसिटी, एंड टाउ का मतलब था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, कंडक्टिविटी आ जाएगी। ओके, तो ये भी बेटा ध्यान में रखने हैं आपने। बेटा देखो कोई इसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं खेला है, सिंपल सी चीज है हमारी। अब जो हम नेक्स्ट करने वाले बेटा, मैं यहाँ पे आपको कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करके दिखाने वाला हूं। अभी जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो रिलेशन फाइंड आउट करने वाले। सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट मोबिलिटी। करंट मोबिलिटी, ठीक है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। कंडक्टिविटी का मतलब है सिग्मा एंड करंट मोबिलिटी का मतलब है म्यू। अगर आपको याद हो सिग्मा की वैल्यू अभी हमने लिखी थी, क्या आया था, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, और मोबिलिटी वी डी बाय क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इनकी वैल्यूज डाल देते थे, वी डी की वैल्यू क्या आई थी, ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। ये मैं डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूं बेटा क्योंकि ये हम कर चुके हैं सब कुछ। तो हमारे पास कंडक्टिविटी एंड करंट मोबिलिटी का रिजल्ट है, कंडक्टिविटी का रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ एन ई टाउ एंड एम, और सिमिलरली मोबिलिटी का रिजल्ट है ई टाउ एंड एम की फॉर्म में।
अब हमें क्या करना है, सिग्मा का रिजल्ट निकालना है इन टर्म्स ऑफ म्यू। तो हम क्या करेंगे, तो अब देखो बेटा, वी नो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ओके, इसे कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है एन, और अगर बेटा यहाँ पे मैं ई को अलग लेके ई टाउ बाई एम कर दूं कुछ इस तरह से, ठीक है। आप अभी समझ ही गए होंगे मैं क्यों किया ये, ठीक है। एन ई, अब इसे क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। हमें पता है करंट मोबिलिटी न्यू इज इक्वल्स टू ई टाउ बाई एम होता है। तो हम यहाँ पे ई टाउ बाई एम को रिप्लेस कर सकते हैं करंट मोबिलिटी न्यू के साथ। तो इसीलिए हमारे पास कंडक्टिविटी का रिलेशन सिग्मा इज इक्वल्स टू आ चुका है एन ई इनटू म्यू, ठीक है। एन का मतलब है नंबर ऑफ फ्री करंट कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। म्यू का मतलब है करंट मोबिलिटी। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट मोबिलिटी, ठीक है। तो प्लीज आप इसे भी देखिए, नोट डाउन करिए। तो बेटा आपने ये नोट कर लिया है रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट मोबिलिटी। अब सिमिलरली एक और रिलेशन ड्राइव करते हैं। देखो बेटा, ये रिलेशंस ड्राइव करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमेशा देखो मेरा फंडा एक ही रहता है, मैं बेसिकली उन फिजिकल क्वांटिटी जिनका रिलेशन निकालना है उनका डायरेक्ट रिलेशन लिखता हूँ, अब फिर कॉमन जो क्वांटिटीज है उनमें उनको एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन करंट कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी, ठीक है। अब ये वर्ड्स जो हैं जिनको नए लग रहे हैं ना बेटा, इसका मतलब है वो पिछला भूल चुके हैं, तो भूलना नहीं है बेटा, ध्यान में रखना है। कंडक्टिविटी फिर से हमारा सिग्मा और करंट डेंसिटी क्या था, जी। अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, करंट पर यूनिट एरिया। ओके, अगर आप सबको मालूम हो तो चलो इधर ही कर लेते हैं। तो अब हमें इसका रिलेशन निकालना है बेटा, ठीक है। तो इनको लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता है वी नो करंट डेंसिटी J is given by I upon E। यहाँ पे I का मतलब क्या है बेटा, करंट। और करंट का अगर याद हो, करंट का एक और रिलेशन था, ये वाला रिलेशन भी था कि नहीं था, तो यहाँ से कैंसिल आउट होके J is equals to क्या बन चुका है, NEVD। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को और क्या लिख सकते हो आप लोग, E। तो बेटा ये मैं क्यों करता रहता हूँ ऐसे, ध्यान दो। मुझे पता है सिग्मा का मतलब यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी। और सिग्मा का अगर आप रिजल्ट लिखोगे, सिग्मा मेरे पास एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम है बेटा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जे को भी कुछ इसी तरह से लिखना होगा। ओके, एन ई वी डी, वी डी को क्या लिख सकते हैं, ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, ठीक है। तो J इज इक्वल्स टू हमारे पास ये बन चुका है, J इज इक्वल्स टू, अब यहां से अगर बेटा देखोगे एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई आ चुका है, और इसे आप किस चीज के साथ रिप्लेस कर सकते हो, सिग्मा के साथ। तो J इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सिग्मा इंटू ई। तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी इज गिवन बाय करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी सिग्मा इंटू ई। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर बेटा। ओके, तो ये आपके पास जो रिलेशन आया है कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी का है, प्लीज आप इसे भी नोट डाउन करिए पहले, ठीक है। फिर हम लोग आगे करते हैं कुछ। तो बेटा अब इन रिलेशंस के बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों ने भी अब तक स्टार्ट किए होंगे क्वेश्चंस करना, देखो बेटा ये हमारी थर्ड क्लास है। अगर अभी तक आपने क्वेश्चंस करना नहीं स्टार्ट किया, इट मींस आपकी पिछली 2 क्लासेस देखी हुई वेस्ट है। आपने जितना मर्जी ध्यान से देखा हो, अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है उसका, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे, जो थ्योरी को समझा है, पढ़ा है, उसको इंप्लीमेंट करके नहीं देखोगे क्वेश्चंस में, तब तक कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कल हम लोग एक पार्ट कर रहे थे बेटा रेजिस्टेंस वाला, तो आप सबको मालूम है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई, ठीक है। मैं इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करवाता हूं अभी, ठीक है। तो क्या क्वेश्चंस है बेटा, आपको ये सारे क्वेश्चंस बुक में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो बेटा क्वेश्चन ये है,
तो कहते हैं कि लेंथ ऑफ वायर इज स्ट्रेच्ड n टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ, हमारे पास एक वायर है, उस वायर को स्ट्रेच कर दिया है n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा? देखो तो यहां पे क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास अगर वायर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल ही होती है मोस्टली वायर्स, ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर हैविंग लेंथ l एंड क्रॉस सेक्शन एरिया a है बेटा, ठीक है, वो क्या कहते हैं, इस वायर को स्ट्रेच कर दिया है, जब स्ट्रेच करने का मतलब है इसे खींच के क्या कर दिया है बेटा, पतला कर दिया है, कुछ इस तरह से, जब वापस सी बात है इसे स्ट्रेच करोगे तो इसकी लेंथ क्या हो गई, न्यू लेंथ क्या होगी, n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो अगर मैंने ओरिजिनल लेंथ l लेट की है तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, n इंटू l हो जाएगी। अब देखो बेटा अगर ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया a है तो न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, लेट्स से a डैश हो जाएगा, मुझे नहीं पता अभी ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा। मोस्टली बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बेटा क्या गलत करोगे, आप करोगे जी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो l बाय n ये होता है, एज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, तो l n टाइम्स इंक्रीज हुए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी बेटा, न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, n टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगी। ये आपका बिल्कुल गलत है बेटा, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि आपने क्रॉस सेक्शन एरिया को यहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया। जब आप वायर को स्ट्रेच करोगे तो आप उसके क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया की वेरिएशन को भी तो देखोगे कि नहीं देखोगे, आपने वो स्टडी नहीं किया ये करते हो, तो रेजिस्टेंस विल नॉट इंक्रीज n टाइम्स, वो गलत हो जाएगा आपके लिए। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है बेटा, तो इसके लिए ध्यान दो बेटा, जो मैंने अभी पहले डायग्राम बना भी दिए, आप क्या गलती करोगे वो भी बता दिया मैंने, ठीक है, होगा क्या, जब आप लेंथ को स्ट्रेच करोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम होगा बेटा, ओके। तो अब क्या होगा बेटा, सबसे पहले देखो बेटा चीज का वॉल्यूम तो कंजर्व है ना, जब मैं इसको स्ट्रेच किया तो क्या मैंने कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किया उसके अंदर, नहीं, वायर का टोटल वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखोगे तो एरिया इंटू एल होगा, यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो ए डैश इंटू एन इंटू एल होगा, तो वॉल्यूम कंजर्व होगा, इसका मतलब है ए एल इज इक्वल टू ए डैश एन इंटू एल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट होकर ए डैश विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाई एन हो जाएगा। तो न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, 1 बाई एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये वॉल्यूम कंजर्व किया है बेटा, देखो सिंपल मैथमेटिकल मेंसुरेशन का कांसेप्ट है जो आप 8th 9th में भी करते आ रहे हो, ठीक है। तो अब इस रेजिस्टर इनिशियली ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या थी बेटा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू रो L बाय A था बेटा, ठीक है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस हमारी क्या थी बेटा, रो L बाय A। न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, अब न्यू रेजिस्टेंस R डैश विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो L डैश अपॉन A डैश, और L डैश क्या है बेटा, N इंटू L, और A डैश क्या है, A बाई N, और N ऊपर चला गया, यहाँ पे N स्क्वायर आ गया, तो R डैश विल बी इक्वल्स टू N स्क्वायर रो L बाय A, और रो L बाय A का मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो R डैश क्या आ गया, N स्क्वायर R। तो इसका मतलब है बेटा जो आपकी न्यू रेजिस्टेंस होगी वो n स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। आप जो सीधा कर दोगे उसके अकॉर्डिंग क्या था, n टाइम्स इंक्रीज हो रही थी, तो वहां पे आपकी गलती क्या थी कि जब आप किसी चीज को स्ट्रेच करते हो बेटा उसका एरिया भी डिक्रीज होता है, तो आपने एरिया को कंसिडर ही नहीं किया था, वहां पे आपने सिर्फ l को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया था, तो क्या होता है, एरिया एंड 1 बाय n टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो थी R थी, तो हमारी न्यू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, n स्क्वायर टाइम्स R हो जाएगी। तो इसका आंसर मिल गया, न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगी n स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ओके, अब इसी का ही जो ये सेकंड पार्ट है बेटा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन यहां तक पूछा होता है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब ये बेटा ये है तो बहुत सिंपल सी चीज परसेंटेज चेंज, बट बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता परसेंटेज चेंज, उन्होंने बहुत कुछ किया होता है, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, सब कुछ करके आए हुए हैं, हर बच्चा करके आता है, बट यहाँ पे जब परसेंटेज वर्ड फिजिक्स में आ जाता है तो दे फील के दिस इज समथिंग डिफरेंट, और वो सोचते हैं ये नहीं होगा हमसे। तो बात ये देखो बेटा परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, तो परसेंटेज चेंज विल बी इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100। भाई परसेंटेज का मतलब तो सेम ही रहने वाला है ना, कहीं पे भी चले जाओ, और परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज कितना हुआ है, और हमेशा नेचुरल सी बात है बेटा चेंज किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, ओरिजिनल चीज के साथ ही कंपेयर किया जाएगा ना। तो चेंज कितना हुआ है, R डैश माइनस R अपॉन R इंटू 100।
अगर आप इनकी वैल्यूज फिल कर दोगे बेटा, आर डैश की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर आर माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। तो ऊपर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ठीक है बेटा, तो परसेंटेज चेंज आपके पास ये आ जाएगा, इतने परसेंट चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस का जब वायर को n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ से स्ट्रेच कर दिया जाएगा। ओके, तो बेटा देखो क्वेश्चन मैंने n टाइम्स इन जनरल कर दिया है, तो अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा, लेट्स से दे आर सेइंग वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 2%, 2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, 2 टाइम इंक्रीज हुई है, डबल होगी है लेंथ, तो हमारी न्यू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 4, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 4 माइनस 1 3, तो 300 हो जाएगा ना, तो 300 परसेंटेज चेंज आ जाएगा। क्लियर है बेटा, तो मैंने आपको एक नंबर लेके भी करके दिखा दिया है, प्लस इन जनरल के लिए भी रिजल्ट ड्राइव कर दिया एन के लिए। आप भी ऐसा क्वेश्चन करिए, अब जिन्होंने ये क्वेश्चन किया होगा तो उन्हें लगा होगा कि हमने कर लिया है, तो नेचुरल सी बात है बेटा, उन्हें और अच्छा लगा होगा कि हमने ये क्वेश्चन पहले ही कर लिया है। जो बच्चे साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्वेश्चंस की बेटा, उनके लिए दिक्कत आने वाली है बाद में, बाद में आपके पास काम बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम बहुत कम। तो ये बेटा एक क्वेश्चन किया हमने इसके बेस्ड। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, आप ये प्रैक्टिस खुद करिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये है, वो कहते हैं कि लेंथ को आप परसेंटेज में बता दिया इतना इंक्रीज हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी आपके लिए, आपने वो होमवर्क में करना है आपने। तो बेटा आपने होमवर्क में ये 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो बेटा जो मैंने क्वेश्चन अभी करवाया है उसका और इसका बिल्कुल सेम मेथड है, जस्ट यहाँ पे बेटा वहां पे दिया होता है n टाइम्स इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 50% इंक्रीज हुआ है। तो देखो बेटा ये मैथमेटिकल चीज की है मैंने, इसमें फिजिक्स का कोई कंसेप्ट चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जस्ट यहाँ पे मैंने क्या बेटा इंफॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से गिवन दी है, वहां पे इन टाइम्स कितने टाइम्स इंक्रीज स्ट्रेच किया था, यहाँ पे बता कितने परसेंट स्ट्रेच किया है वायर को। ओके, तो आपने यहाँ पे भी परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है। और एक क्वेश्चन आपके पास ये है बेटा, लेट्स से हमारे पास देखो बेटा वायर सिलेंड्रिकल होती है ना, सिलेंड्रिकल वायर है हमारे पास, आपको पता है सिलेंड्रिकल वायर का दोनों तरफ रेडियस r होगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों तरफ क्या होने वाला है पाई आर स्क्वायर, और अगर इसकी लेंथ l है इसकी रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी बेटा रो एल बाय पाई आर स्क्वायर आ जाएगी, e का मतलब पाई आर स्क्वायर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो ये था सिलेंड्रिकल वायर के लिए। ठीक है बेटा, तो ये रेजिस्टेंस थी सिलेंड्रिकल वायर के लिए। आपने होमवर्क में क्या करना है, लेट्स से हमारे पास एक वायर है जिसकी शेप फ्रस्टम टाइप है, कुछ इस तरह से जो मैंने डायग्राम में शो की हुई है। ठीक है, तो इसका जो ये वाला फेस है इसका रेडियस r1 है, जो ये वाला फेस है इसका रेडियस क्या है बेटा r2 है, और इसकी लेंथ क्या है l है। आपने इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ही कंसीडर करनी है आपने। तो आपने अब ये क्वेश्चंस 2 ट्राई करने घर पे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का सेकंड वाले का आपको हिंट दे देता हूं बेटा। क्या है, जब आपने ये फार्मूला लगाना है ना बेटा रो एल बाय ए, यहाँ पे ए का मतलब होता है वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जब आप इस फेस से इस फेस की तरफ जा रहे हो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बेटा बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में अब क्या करेंगे हम लोग, इधर से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल dx थिकनेस की स्टडी करेंगे सबसे पहले। क्लियर है, ये dx इतना स्मॉल है, ये dx इतना स्मॉल है कि ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है स्ट्रेट है। ठीक है, ये स्ट्रेट है, मतलब क्या आ जाएगा ये dx इतना स्मॉल होने का मतलब है आप ये जो एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर रहे हो, पूरी वायर पूरी जो फ्रस्टम है ये, इस पूरे फ्रस्टम में से आपने एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया है। ये छोटा सा पार्ट एक क्या है सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा बेटा, ये किस सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ये ऐसे सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा जिसकी रेजिस्टेंस स्मॉल डी आर है एंड डी आर विल बी कुछ रो, इसकी लेंथ dx है अपॉन इसका एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब क्या है बेटा ये स्मॉल इतना है
ये इतना स्मॉल है कि इधर देखोगे तो रेडियस आर होगा, इधर देखोगे तो रेडियस आर होगा, लेकिन जब आप इसे dx को बड़ा करते जाओगे तब रेडियस क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। dx इतना निग्लिजिबल है कि ये जो एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर किया इसके दोनों तरफ रेडियस क्या है, r है। तो मतलब इतने से पार्ट को आप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मान के ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर से करा देगा। अब आपने करना कुछ नहीं बेटा, मैथमेटिक्स यूज करके r की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ r1 r2 एंड l लिखना है और x भी आ जाएगा आपके, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है। प्लीज आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बट मैं चाहूंगा पहले आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ओके। तो ये बेटा आज के लिए इतना ही। आप प्लीज इस सेक्शन को स्टडी करिए, आप भी ऐसे क्वेश्चंस ढूंढिए, ठीक है, होमवर्क करिए अपना। हमने सिलेबस भी करना है, साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने हैं, ठीक है। टाइम ऑलरेडी बहुत कम है हमारे पास।